जरा कल्पना कीजिए, आप एक घर की वायरिंग कर रहे हैं और अचानक गलती से आपके हाथ से एक लाल लाइव वायर छूट जाता है और वो सीधा एक काले न्यूट्रल वायर से टकरा जाता है। ओह, वो तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। एक सेकंड के हजारवें हिस्से में ही उस सर्किट का रेजिस्टेंस लगभग शून्य हो जाता है। फिर अचानक करंट की मात्रा हजारों गुना बढ़ जाती है। तांबे का वो तार भयंकर गर्मी से पिघलने लगता है और फिर एक तेज धमाका होता है। भयानक स्पार्क के साथ आग लग जाती है। और यही वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ कभी कोई चांस नहीं लेना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं है। जो लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सीबीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम 75 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन एक जिज्ञासु छात्र के तौर पर मेरा लक्ष्य सिर्फ इन मॉक टेस्ट के उत्तरों को रटना नहीं है। रटने से तो फील्ड में काम नहीं चलता ना। वही तो, मैं उस रॉ फिजिक्स को समझना चाहता हूं जो इन उपकरणों को काम करने लायक बनाती है और सबसे अहम बात, सुरक्षित बनाती है। बिल्कुल सही नजरिया है आपका। देखिए, इस चर्चा में एक मेंटर के तौर पे मेरा उद्देश्य भी यही है। अगर कोई सिर्फ सवाल का जवाब रट कर परीक्षा हॉल में बैठता है तो वो शायद टेस्ट पास कर भी ले। हाँ, मल्टीपल चॉइस में तुक्का भी तो लग जाता है कभी कभी। हाँ, पर फील्ड में जब वो किसी हाई वोल्टेज पैनल के सामने खड़ा होगा ना, तब वो रटा हुआ ज्ञान उसकी जान नहीं बचा पाएगा। एक बेहतरीन और सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन बनने की नींव इस बात पर टिकी है कि हम समझें कि कोई चीज आखिर क्यों और कैसे काम कर रही है। मतलब हर सही उत्तर के पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। बिल्कुल। आज हम उन सवालों के पीछे के उसी क्यों को खंगालने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए इस पावर ग्रिड में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हम सभी ने बेसिक साइंस में ओम का नियम पढ़ा है ना? वो V=IR। हाँ, इलेक्ट्रिशियन की गीता कह सकते हैं आप इसे। एकदम। और वो मशहूर पानी के पाइप वाली एनालॉजी भी सुनिए कि वोल्टेज पानी का प्रेशर है, करंट बहता हुआ पानी है और रेजिस्टेंस पाइप के अंदर की रुकावट है। ये उदाहरण बहुत काम आता है शुरुआत में। लेकिन देखिए, सीबीटी परीक्षा में सवाल इतने सीधे तो होते नहीं है। जब टेस्ट में ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी और डायरेक्ट करंट यानी डीसी के गहरे सवाल आते हैं, तो ये पानी का पाइप वाला उदाहरण कैसे बदल जाता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, पानी की पाइप की एनालॉजी डीसी यानी डायरेक्ट करंट के लिए तो एकदम सटीक बैठती है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि बैटरी हमें डीसी सप्लाई देती है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक ही दिशा में बहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पानी की टंकी से पाइप के जरिए लगातार एक ही तरफ पानी बह रहा हो। समझ गया, मतलब एक सीधा फ्लो है। हाँ, लेकिन जब हम एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं ना, तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। तो एसी में क्या होता है? मॉक टेस्ट में एक सवाल था कि भारत में सप्लाई होने वाली एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या तार के अंदर का करंट सच में एक सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदल रहा है? बिल्कुल। 50 हर्ट्ज का मतलब ही यही है कि तार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे एक सेकंड में 50 बार कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अरे बाप रे, एक सेकंड में 50 बार? हाँ, इसे ऐसे समझें कि पाइप में पानी लगातार आगे नहीं बह रहा है, बल्कि एक ही जगह पर बहुत तेजी से आगे पीछे हिल रहा है। और ये जो आगे पीछे की हरकत है ना, यही वो ऊर्जा है जो हमारे उपकरणों को चलाती है। तो इससे फायदा क्या होता है? हम हर जगह डीसी ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? क्योंकि दिशा बदलने की वजह से एसी को लंबी दूरी तक भेजना बहुत आसान और सस्ता होता है। इसमें एनर्जी लॉस कम होता है। इसीलिए हमारे घरों के सॉकेट में एसी आती है, जबकि हमारे मोबाइल फोन और लैपटॉप की बैटरी डीसी पर काम करती है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अब एक और जगह है जहां मैं हमेशा अटकता हूँ। बताइए, कौन सा टॉपिक? सर्किट में करंट और वोल्टेज मापने वाले जो उपकरण होते हैं ना, उन पर बहुत सवाल आते हैं। अच्छा, एम मीटर और वोल्ट मीटर वाले सवाल। हाँ, वही। कहा जाता है कि करंट मापने वाले एम मीटर को हमेशा सीरीज में यानी श्रृंखला में जोड़ा जाता है और वोल्टेज मापने वाले वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल यानी समानांतर में जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों है? इसे भी हम उसी पानी की एनालॉजी से समझ सकते हैं। देखिए, करंट मापने का मतलब है ये गिनना कि कितना पानी बह रहा है। सही। हाँ, मतलब पानी की मात्रा। तो इसे गिनने के लिए आपको पाइप को बीच से काटकर मीटर को बिल्कुल रास्ते के बीच में लगाना होगा, ताकि पानी का हर एक कतरा उसके अंदर से होकर गुजरे। यही सीरीज कनेक्शन होता है। अच्छा, मतलब सारा का सारा करंट एमीटर के अंदर से जाना चाहिए। बिल्कुल। और चूंकि एमीटर को सारा करंट अपने अंदर से गुजारना होता है,
इसलिए इसका अपना रेजिस्टेंस यानी रुकावट लगभग 0 रखी जाती है ताकि फ्लो में कोई दिक्कत ना आए। 0 रेजिस्टेंस। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने इस 0 रेजिस्टेंस वाले डिवाइस को लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा? ओहो, रेजिस्टेंस 0 है, मतलब सारा का सारा करंट उसी एमीटर से होकर शॉर्टकट मार लेगा। एकदम सही। और जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, 0 रेजिस्टेंस मतलब भयंकर शॉर्ट सर्किट। एमीटर तो तुरंत चलकर राख हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े आप। एमीटर धमाके के साथ उड़ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो उसका काम है प्रेशर का अंतर मापना। प्रेशर का अंतर मतलब वोल्टेज ड्रॉप। हाँ, उसे ये देखना है कि पाइप के एक सिरे पर प्रेशर कितना है और दूसरे पर कितना। इसलिए इसे पाइप के बाहर से 2 अलग अलग बिंदुओं पर जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल में। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ताकि वो खुद कोई करंट ना खींचे, बस बाहर से प्रेशर नाप ले। अब ये लॉजिक पूरी तरह से साफ हो गया है, कभी नहीं भूलूंगा इसे। और इसी से जुड़ा एक और टेस्टिंग टूल है मीगर। इसके बारे में भी टेस्ट में पूछा गया था कि ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है, या आखिर करता क्या है? देखिए, तार के ऊपर जो रबर या प्लास्टिक का कवर होता है, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं, उसका काम क्या है? करंट को बाहर रिसने से रोकना, ताकि हमें शॉक ना लगे। एकदम सही। तो मेगर एक खास तरह का मीटर है जिसके अंदर एक छोटा सा जनरेटर लगा होता है। एक मीटर के अंदर जनरेटर? हाँ जी। जब आप इसका हैंडल घुमाते हैं या बटन दबाते हैं तो ये बहुत हाई वोल्टेज पैदा करता है, जैसे 500 या 1000 वोल्ट, और उसे तार के उस कवर पर डालता है। अच्छा, एक तरह से टेस्ट करने के लिए कि कवर कितना मजबूत है। बिल्कुल। ये देखता है कि इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद क्या कोई इलेक्ट्रॉन रबर को पार करके बाहर लीक हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब मेगा ओम में आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका इंसुलेशन सुरक्षित है। शानदार। तो मतलब मेगर एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट करता है तार के कवर का। चलिए, तो हमने ग्रिड के दबाव और करंट के स्वभाव को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं मशीनों की तरफ। हाँ, अब वो सवाल आता है जो असल में हमारे घरों को आरामदायक बनाता है। इस अदृश्य दबाव को हम किसी पंखे को घुमाने या पानी पंप करने वाली भौतिक ताकत में कैसे बदलते हैं? मेरा मतलब है मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की दुनिया। यहीं से असल इंजीनियरिंग शुरू होती है। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा और मैकेनिकल ऊर्जा का जो आदान प्रदान है ना, वो बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम जनरेटर और मोटर की बात करें, क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूं कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम चुंबक के बीच एक तार के गुच्छे को किसी बाहरी ताकत से घुमाते हैं, जैसे पानी के टरबाइन या कोयले की भाप से? हाँ, बिल्कुल। और उस बाहरी ताकत से तार को घुमाने की वजह से तार में करंट पैदा होता है। और मोटर ठीक इसका उल्टा है। हम तार में करंट भेजते हैं और वो चुंबक के प्रभाव में आकर खुद ब खुद घूमने लगता है। बहुत बढ़िया। माइकल फैराडे का यही वो जादुई नियम है जिसने पूरी आधुनिक दुनिया बनाई है। फैराडे का नियम? हाँ, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में तार घुमाएंगे तो करंट पैदा होगा। ये जनरेटर का सिद्धांत है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए तार में करंट भेजेंगे तो वो तार एक धक्के का अनुभव करेगा और घूमेगा। ये मोटर का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे बहुत कंफ्यूज करती है, ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर में क्या कंफ्यूजन है? देखिए, ये मोटर या जनरेटर की तरह घूमता तो है नहीं। इसके अंदर कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं है, एकदम शांत खड़ा रहता है। फिर भी ये हजारों वोल्ट की बिजली को कम या ज्यादा कर देता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। हाँ, मॉक टेस्ट कहता है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। अब एक बात बताइए, ट्रांसफार्मर में 2 अलग-अलग कॉइल होते हैं जो एक दूसरे को छूते तक नहीं है। बिल्कुल नहीं छूते। तो अगर उनके बीच में खाली जगह है या इंसुलेशन है, तो बिजली बिना तार जुड़े एक कॉइल से दूसरे कॉइल में छलांग कैसे लगाती है? क्या ये बंद सर्किट के नियम को नहीं तोड़ता? ये सवाल बहुत ही लाजवाब है और सच बताऊं तो बहुत से छात्र यहीं अटकते हैं। इसे समझने के लिए एक ट्यूनिंग फोक की कल्पना कीजिए। ट्यूनिंग फोक, वो जो आवाज करता है? हाँ, अगर आप एक ट्यूनिंग फोक को जोर से बजाएं तो वो हवा में तरंगे पैदा करता है, और अगर उसके पास कोई दूसरा ट्यूनिंग फोक रखा हो तो वो बिना छुए ही अपने आप कांपने लगता है, रेजोनेंस की वजह से। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा है। ट्रांसफार्मर में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ध्वनि तरंगों की जगह यहाँ चुंबकीय तरंगों यानी मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी ट्रांसफर होती है, करंट हवा में छलांग नहीं लगाता? बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि जब पहले कॉइल में, जिसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एसी करंट जाता है, तो याद है हमने अभी कहा था कि एसी 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदलता है।
हाँ, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से उस कॉइल के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी 1 सेकंड में 50 बार फैलता और सिकुड़ता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। एकदम सही। और जब ये बदलता हुआ फैलता सिकुड़ता मैग्नेटिक फील्ड पास रखे दूसरे कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल को चीरता हुआ निकलता है तो वो दूसरे कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स को बिना छुए ही धकेलने लगता है। इसी जादुई प्रभाव को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। वाह, ये तो सच में जादू जैसा है। और एक सेकंड, इसीलिए ट्रांसफॉर्मर कभी डीसी पर काम नहीं कर सकता, है ना? अरे वाह, आपने खुद ही कनेक्शन जोड़ लिया। बताइए क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डीसी में करंट सीधा बहता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहेगा, वो फैलेगा और सिकड़ेगा ही नहीं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हिलेगा नहीं तो दूसरे कॉइल में करंट पैदा ही नहीं होगा। बहुत शानदार। अब आप कॉन्सेप्ट को एकदम गहराई से पकड़ रहे हैं। ये तो एकदम दिमाग खोलने वाला था। और सुनिए, ट्रांसफॉर्मर के बीच में जो लोहे का चौकोर ढांचा होता है ना, जिसे हम कोर कहते हैं, हाँ, वो भारी सा हिस्सा। उसका काम उस मैग्नेटिक फील्ड को हवा में बिखरने से रोकना और दूसरे कॉइल तक सही सलामत पहुंचाना होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक रास्ता बनाता है। अच्छा, तो टेस्ट में एक सवाल और था इस कोर को लेकर कि ये लोहे का कोर एक ठोस ब्लॉक का क्यों नहीं बना होता? इसे पतली पतली पत्तियों को जोड़कर, जिसे लैमिनेटेड कहते हैं, वैसा क्यों बनाया जाता है? ये बहुत ही अहम सवाल है परीक्षा के लिए। देखिए, जब वो विशाल बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लोहे के कोर से गुजरता है ना, तो वो न सिर्फ दूसरे कॉइल में करंट पैदा करता है, बल्कि उस लोहे के अंदर भी छोटे छोटे भंवर की तरह करंट पैदा कर देता है। लोहे के अंदर ही करंट? हाँ, इन्हें एडी करंट्स कहते हैं। ये एडी करंट किसी काम का नहीं होता। ये बस लोहे के अंदर ट्रैफिक जैम की तरह इलेक्ट्रॉन्स को टकराता है, जिससे बहुत ज्यादा घर्षण और भयंकर गर्मी पैदा होती है। ओह, तो इससे तो ट्रांसफार्मर पिघल सकता है। बिल्कुल। इसीलिए कोर को ठोस रखने के बजाय हम उसे पतली पतली पत्तियों में काट देते हैं और उनके बीच इंसुलेशन की परत लगा देते हैं, ताकि वो करंट का भंवर बन ही ना पाए। एकदम सही। हम उस एडी करंट के बहने का रास्ता ही काट देते हैं। इससे ट्रांसफॉर्मर गर्म होने से बच जाता है। क्या गजब की इंजीनियरिंग है। मतलब समस्या को डिजाइन से ही खत्म कर दिया। और इसी गर्मी को बाहर निकालने के लिए बड़े ट्रांसफॉर्मर में ऑयल या कूलिंग फैन लगाए जाते हैं ना? बिल्कुल, कूलिंग भी उतनी ही जरूरी है। चलिए, अब वापस मोटर पे आते हैं। डीसी मोटर और एसी इंडक्शन मोटर में क्या मुख्य फर्क है? टेस्ट में कम्यूटेटर और स्लिप-रिंग का जिक्र बार बार आता है। इसे ऐसे विजुअलाइज करें। डीसी मोटर में कम्यूटेटर लगा होता है। ये क्या होता है? कम्यूटेटर असल में एक मैकेनिकल स्विच की तरह काम करता है। जब मोटर का आर्मेचर यानी अंदर का तार चुंबक के बीच घूमता है तो उसे लगातार एक ही दिशा में धक्का लगना चाहिए। हाँ, वरना वो आगे पीछे होता रहेगा। बिल्कुल। तो कम्यूटेटर ठीक उसी पल करंट की दिशा को पलट देता है जब आर्मेचर आधा चक्कर पूरा करता है। इससे मोटर एक ही दिशा में गोल गोल लगातार घूमती रहती है। और एसी मोटर में? एसी इंडक्शन मोटर में, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, उसमें स्लिप रिंग होती है। एसी मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। एसिंक्रोनस मतलब जो सिंक में ना हो। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा होता है, रोटर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा उससे थोड़ा पीछे रहता है। वो कभी उसके साथ सिंक नहीं हो पाता। ये थोड़ा मजेदार है। और हमारे घरों के जो पंखे या पानी की मोटर होती है वो सिंगल फेज होती है ना? हाँ, उसमें एक सफेद रंग का छोटा सा सिलेंडर जैसा कैपेसिटर लगा होता है। हाँ, जिसे लोग आम भाषा में कंडेंसर भी बोल देते हैं। हाँ, मैंने देखा है अगर वो खराब हो जाए तो पंखा सिर्फ भिनभिनाता है, घूमता नहीं है। फिर हाथ से थोड़ा घुमाओ तो चलने लगता है। वो कैपेसिटर आखिर क्या जादू करता है? देखिए, होता ये है कि सिंगल फेज एसी करंट सिर्फ आगे पीछे धक्का दे सकता है। वो अपने आप घूमने वाला यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता। तो मोटा कंफ्यूज हो जाती है कि कहाँ जाऊं। बिल्कुल, पंखा समझ ही नहीं पाता कि उसे किस तरफ घूमना है। वो बस अपनी जगह पर वाइब्रेट करता है। कैपेसिटर क्या करता है, वो उस एक करंट को दो हिस्सों में बांट देता है और एक हिस्से की टाइमिंग को थोड़ा डिले कर देता है। अच्छा, टाइमिंग बदल देता है। हाँ, इससे मोटर के अंदर एक नकली दूसरा फेज बन जाता है जो रोटर को एक दिशा में घूमने का पहला शुरुआती धक्का दे देता है। एक बार रोटर घूमना शुरू कर दे तो फिर वो अपने आप चलता रहता है। अरे वाह, मतलब कैपेसिटर सिर्फ स्टार्ट करने के लिए किक मारता है। और हाँ, अगर मोटर की स्पीड यानी आरपीएम मापनी हो तो हम टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक सवाल था। बिल्कुल सही, टैकोमीटर आरपीएम मापता है। बहुत खूब।
अब वोल्टेज ट्रांसफॉर्म हो गया, मोटर ने काम भी कर लिया। अब आते हैं उस जगह जहां ये सारी थियरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती है, यानी हाउस वायरिंग और सुरक्षा। हाँ, तारों के रंगों को लेकर नियम इतने सख्त क्यों हैं? लाल, काला और हरा, एकदम ट्रैफिक लाइट जैसा लगता है। देखिए, हाउस वायरिंग में हम आमतौर पर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल करते हैं। रंग इसलिए तय किए गए हैं ताकि दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिशियन बिना कोई सवाल पूछे बस तार देखकर सर्किट को समझ सके। तो इसमें लाल रंग क्या करता है? लाल रंग या कभी-कभी पीला और नीला रंग भी, ये फेज वायर होता है जिसे हम लाइव वायर कहते हैं। मतलब जिसमें करंट होता है। हाँ, ये वो तार है जो ग्रिड से हाई प्रेशर करंट लेकर आता है, और जो काला रंग है वो न्यूट्रल होता है। यहाँ मुझे एक डाउट है हमेशा से, अगर फेज करंट लेकर आता है तो न्यूट्रल क्या करता है? क्या उसमें करंट नहीं होता? देखिए, न्यूट्रल में करंट तो बहता है लेकिन उसका वोल्टेज यानी प्रेशर शून्य होता है। शून्य? वो कैसे? क्योंकि ट्रांसफार्मर के पास न्यूट्रल वायर को जमीन से यानी अर्थ से जोड़ दिया जाता है। न्यूट्रल का काम सिर्फ इतना है कि जो करंट फेज से आया है और आपके उपकरण से होकर गुजरा है, उसे वापस ट्रांसफार्मर तक पहुंचने का रास्ता दे, ताकि सर्किट पूरा हो सके। बिल्कुल, बिना सर्किट पूरे हुए कोई उपकरण काम नहीं करेगा। और तीसरा है हरा तार, जो अर्थ वायर होता है। ये सीधे सीधे हमारी जान बचाने के लिए है। जान बचाने की बात आई है तो सुरक्षा उपकरणों की बात करते हैं। पुराने घरों में तो चीनी मिट्टी वाले फ्यूज होते थे, लेकिन अब हर जगह एमसीबी दिखती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हाँ, एमसीबी बहुत स्मार्ट डिवाइस है। वही तो मैं सोच रहा था कि ये एमसीबी असल में ट्रिप कैसे होती है? इसके अंदर कोई इंसान तो बैठा नहीं है जो शॉर्ट सर्किट देखते ही स्विच गिरा दे। इसके पीछे बहुत ही खूबसूरत फिजिक्स काम करती है। देखिए, जो पुराना फ्यूज होता था वो तो बस एक कम मेल्टिंग पॉइंट वाला टिन लेड का तार होता था। जब ज्यादा करंट आता तो वो पिघल कर टूट जाता था। हाँ, और फिर अंधेरे में टॉर्च लेकर नया तार बांधना पड़ता था। बिल्कुल, लेकिन एमसीबी एक स्मार्ट मैकेनिकल स्विच है। इसके अंदर दो मुख्य चीजें होती हैं। एक होती है बायोमेटालिक स्ट्रिप, यानी दो अलग अलग धातुओं की पत्ती, और दूसरा होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी चुंबक। तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। हाँ, जब करंट थोड़ा ज्यादा होता है, जिसे हम ओवरलोड कहते हैं, जैसे आपने एक सॉकेट में हीटर, प्रेस सब लगा दिया, हाँ, तो धीरे धीरे तार गर्म होता है। तो वो पत्ती भी गर्म होकर मुड़ जाती है, और मुड़कर वो स्विच का लॉक खोल देती है, जिससे एमसीबी गिर जाती है। अच्छा, तो ये तो ओवरलोड की बात हुई। पर अगर अचानक बहुत भयानक शॉर्ट सर्किट हो जाए, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी लाल और काले तार के टकराने की, तब क्या होगा? तब वो बायोमेटालिक स्ट्रिप काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसे गर्म होकर मुड़ने में कुछ सेकंड्स लगेंगे, और शॉर्ट सर्किट में हमारे पास मिली सेकेंड्स का समय होता है। ओह, ऐसे में वो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम आता है। अचानक करंट हजारों गुना बढ़ने से वो चुंबक इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो तुरंत मैकेनिज्म को खींचकर एक झटके में सर्किट ब्रेक कर देती है। क्या बात है! मतलब दोनों तरह की सुरक्षा एक ही डिवाइस में। हाँ, और आप खरादी दूर कीजिए और बस एमसीबी को वापस ऊपर उठा दीजिए, कोई तार नहीं बदलना। और एक ELCB भी तो होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकअप। ये एमसीबी से अलग कैसे है? इसे ऐसे याद रखिए, एमसीबी उपकरण को जलने से बचाती है और ELCB इंसान को मरने से बचाती है। वो कैसे? ELCB एक तराजू की तरह काम करती है। वो नापती है कि लाल तार से कितना करंट अंदर गया और काले तार से कितना वापस आया। मतलब फेज से गया और न्यूट्रल से आया? एकदम सही। अगर 10 एम्पियर अंदर गया है तो 10 एम्पियर ही वापस आना चाहिए। लॉजिकल है। लेकिन अगर मान लीजिए 9.9 एम्पियर ही वापस आया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 0.1 एम्पियर कहीं और लीक हो गया है। और वो कहीं और शायद किसी इंसान के शरीर के जरिए जमीन में जा रहा हो सकता है। बिल्कुल, अगर आपने वॉशिंग मशीन को छुआ और आपको शॉक लगा, तो करंट आपके शरीर से होकर जमीन में चला गया। ELCB इस लीकेज को कुछ ही मिलीसेकंड में भांप लेती है और सप्लाई तुरंत काट देती है, इससे पहले कि वो करंट इंसान को नुकसान पहुंचाए। ये तो किसी साईफाई फिल्म के सुरक्षा कवच जैसा लगता है। बहुत ही कमाल की तकनीक है। लेकिन देखिए, मशीनों की सुरक्षा एक तरफ है, एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पर व्यक्तिगत सुरक्षा के भी तो कुछ नियम होते होंगे। वो तो सबसे ज्यादा जरूरी ही है, सेफ्टी फर्स्ट। तो टेस्ट में एक सवाल है क्लैंप मीटर के बारे में। अब मान लीजिए मैं मेन लाइन चेक कर रहा हूं जहां हजारों वोल्ट का करंट है, तो मैं तार काट के एमीटर तो नहीं लगाऊंगा बीच में। तो ये क्लैंप मीटर बिना तार को काटे करंट कैसे नाप लेता है? ट्रांसफार्मर में क्या बात की थी कि जब भी तार में AC करंट बहता है तो उसके चारों ओर क्या पैदा होता है? एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। एकदम सही।
क्लैंप मीटर के आगे चिमटे जैसी शक्ल का एक रिंग होता है। जब आप उस रिंग को तार के बाहर से फंसाते हैं, तार को बिना छीले या काटे, तो वो रिंग उस तार के बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ लेता है। अच्छा। हाँ, वो मीटर जानता है कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तार के अंदर उतना ही ज्यादा करंट बह रहा होगा, और वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले पर करंट की मात्रा दिखा देता है। अमेजिंग। बिना तार को छुए करंट का पता लगा लेना। और अगर व्यक्तिगत सुरक्षा की बात करें तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई किट के अलावा अर्थिंग का जिक्र बहुत होता है। और एक सवाल ये भी आता है कि इलेक्ट्रिशियन को हमेशा मोटे रबर के जूते पहनने को क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। करंट हमेशा सबसे कम रेजिस्टेंस यानी सबसे कम रुकावट वाला रास्ता चुनता है। जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ जाता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी वॉशिंग मशीन का लाइव वायर अंदर से कटकर मशीन की मेटल बॉडी को छू रहा है, तो पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने अर्थिंग यानी हरा तार कर रखी है, तो वो हरा तार मशीन की बॉडी से जुड़ा होता है और सीधे जमीन में एक गहरे गड्ढे तक जाता है। तांबे के तार का जो रेजिस्टेंस है ना, वो इंसान के शरीर के रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है। तो करंट आपके शरीर से गुजरने के बजाय उस हरे तार के हाईवे से सीधा जमीन में चला जाएगा। तो हम बच जाएंगे। और अगर हम रबर के जूते पहने हैं तो रबर एक बेहतरीन इंसुलेटर होने के कारण हमारे शरीर का जमीन से संपर्क पूरी तरह तोड़ देता है, सर्किट पूरा ही नहीं होता। अच्छा। तो अगर हम गलती से कोई लाइव वायर छू भी लें तो करंट को जमीन में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा और हमें शॉक नहीं लगेगा। एकदम सही समझे आप। और इसीलिए काम करते वक्त हमेशा इंसुलेटेड टूल्स जैसे टेस्टिंग स्क्रू ड्राइवर और प्लायर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चीज मैंने सुनी है कि कभी अगर इलेक्ट्रिकल आग लग जाए तो पानी नहीं डालना चाहिए। गलती से भी नहीं। पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, वो बिजली के सुचालक होते हैं। करंट पानी के रास्ते सीधा आप तक आ जाएगा। तो फिर आग कैसे बुझाएं? ऐसी आग के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। CO2 ही क्यों? क्योंकि वो आग से ऑक्सीजन को दूर कर देता है और कोई गीलापन भी नहीं छोड़ता, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़े। बहुत ही उम्दा जानकारी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम करंट के स्वभाव को गहराई से समझ लें तो हम उससे सुरक्षित रह के काम ले सकते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने AC और DC के टकराव, ट्रांसफार्मर के म्यूचुअल इंडक्शन, मोटर के घूमने के विज्ञान और MCB के ट्रिप होने के पीछे के फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से डिकोड किया। जब आप ये जान लेते हैं कि चीजें क्यों और कैसे काम कर रही हैं, तो CBT परीक्षा का कोई भी घुमावदार सवाल आपको फंसा नहीं सकता। मैं भी बिल्कुल यही मानता हूं। तो जो स्रोत सामग्री हमने देखी है, उसके आधार पर हमारी सबसे अहम एग्जाम टिप यही है कि रोज 20 से 25 प्रश्नों का कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन करें। याद रखें, प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू सिलेक्शन। सिर्फ जवाब याद मत कीजिए, उनके पीछे की मशीनरी को विजुअलाइज कीजिए। मेरे तरफ से भी यही सलाह है। अपने टूल्स को सुरक्षित रखें और अपने दिमाग को खुला रखें। परीक्षा में रटी हुई चीजें नहीं, समझी हुई चीजें काम आती हैं। बिल्कुल सही। तो आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहता हूं। बताइए, क्या सवाल है? आज हमने बात की कि अर्थिंग हमें शॉक से बचाती है क्योंकि लीक हुआ करंट हरे तार के जरिए सीधे हमारी पृथ्वी के अंदर चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया भर की हजारों लाखों मशीनों से पृथ्वी के अंदर जाने वाला वो सारा लीक करंट आखिर जाता कहाँ है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। क्या हमारी जमीन के अंदर बिजली का कोई भंडार बन रहा है या वो ऊर्जा किसी और रूप में गायब हो जाती है? इस पर जरूर रिसर्च कीजिएगा। ये आपको इलेक्ट्रिसिटी को एक अलग ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं।